सेल्वेटोर। फ्रेंड्स, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि मूवी स्टार्ट होती है फरहान के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने से। ठीक है, फिर फ्लैशबैक में जाकर फरहान गाड़ी में बैठकर स्टोरी सुनाता है और फिर बाद में स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी उसी से कनेक्ट करके एंडिंग तक ले जाते हैं, यानी कि चतुर या फिर साइलेंसर और प्रिया नाम के कैरेक्टर से लेकर के और फुनसुक बांगड़ू से मिलने तक। अब ऐसी ही स्टोरी ये है। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे थ्री इडियट्स क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही कुछ स्टोरी ये है। यहाँ पर क्या होता है कि राइटर पहले एक लाइन बोल देता है, एक सिंपल सी लाइन बोल देता है और वही यहाँ पे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के जैसी है। वो लाइन है कि आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। तो यहाँ से जो ऑथर डब्ल्यू समरसेट मॉम है वो कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। अब बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोलते और सीधा फ्लैशबैक में जाके सेल्वेटोर स्टोरी सुनाने लगते हैं। मतलब कि हमें कुछ नहीं पता, जैसे कि हमें वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हो रही है, फरहान के पास किसका कॉल आया है, क्यों आया है, क्या जो इंसान पहली बार देख रहा होगा उस मूवी को उसे कुछ नहीं पता होगा। वैसे ही यहाँ पर कुछ नहीं पता कि ये क्या बोल गया ऑथर कि आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करना कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्या कर सकता है, कौन कर सकता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब फ्लैशबैक में जाके सीधा वो शुरू कर देता है कि वो सेल्वेटर को तब से जानता था जबकि सेल्वेटर सिर्फ 15 साल का लड़का था। मतलब कि सेकंड पैराग्राफ से ये चीज़ शुरू होती है और वो कहता है कि फिर वो बताता है इस पैराग्राफ में कि सेल्वेटर कैसा दिखता था। सेल्वेटर का सुहावना चेहरा था, वो हंसमुख था और उसकी आंखें बेपरवाह थीं। प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह के समय उसका जो था वो समुद्र के किनारे बीतता था। उसका भूरा शरीर इतना पतला था जैसे कि एक छड़ी पतली होती है। ठीक है, शरीर की आकृति काफ़ी आकर्षक थी। मछली पकड़ने वाले यानी मछुआरों के लड़कों के लिए जैसे तैरना एक आम बात होती है, कोई महान कला नहीं होती, जैसे कि हम लोगों के लिए होता है कि भैया स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, हम समर वेकेशन कैंप चल रहे हैं तो उसमें हम स्विमिंग पूल जाके स्विमिंग सीख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मछुआरों के लड़कों के लिए ये काफ़ी एक आसान या फिर आम बात होती है। तो वैसे ही सेल्वेटर भी हमेशा समुद्र में आसान बेढंगे तरीके से हाथ पैर चलाते हुए यानी कि तैरते हुए पाया जाता था। इस पैराग्राफ में ये बताया है। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में ये बताया है कि केवल संडे के अलावा वो कभी शूज़ ही नहीं पहनता था। उसके पंजे इतने कठोर हो चुके थे इसीलिए कि वो अपने कठोर पंजों से नुकीले और खुरदरे पत्थरों पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता था और वहाँ से छलांग लगाता था। बड़ी खुशी के साथ चिल्लाता हुआ छलांग लगाता और गहरे पानी में कूद जाता था। उसके पिता एक मछुआरे थे, यानी कि मछली पकड़ने वाले और फिर पकड़ करके फिर उनको बेचने वाले। उनका एक छोटा अंगूर का बगीचा था और सेल्वेटर अपने दोनों भाइयों के प्रति उनकी देखभाल करके अपना कर्तव्य निभाता था, पालन करता था। वो उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाता जब वो दूर नई जगह पर निकल जाते और जब दोपहर के हल्के खाने का वक्त हो जाने पर वाइनक्लेड नाम की एक हिल थी, एक पहाड़ी थी वाइनक्लेड, उस पर चढ़ने का टाइम हो जाता था तो सेल्वेटर उन दोनों को कपड़े पहनाता था। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा धूप वगैरह ना लगे उससे बचाने के लिए। इसके बाद पैराग्राफ 4 की बात करें तो पैराग्राफ 4 में बताया है कि उन दक्षिणी हिस्सों में लड़के जो हैं वो झटपट बढ़ जाते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही थोड़े ही समय के बाद ग्रैंड मैरिना पर रहने वाली एक आकर्षक लड़की के साथ अत्यधिक प्यार में सेल्वेटर पड़ गया। उस लड़की की आंखें कैसी थी? उस लड़की की आंखें वाटरी आइज थी, यानी कि इधर जो कंपैरिजन किया है वो उससे किया है छोटे जल क्षेत्र की तरह। जंगल में एक कोई छोटा सा जल क्षेत्र हो उसी की तरह छोटी सी आंखें जो काफ़ी वाटरी टाइप की थी, इस तरीके की उसकी आंखें थी। वो स्वयं की ऐसे देखभाल करती थी जैसे कि इटली के राजा के वंश की बेटी हो।
उन दोनों की सगाई हो गई, लेकिन वो शादी नहीं कर सके जब तक कि सेल्वेटर ने अपनी मिलिट्री सर्विस या फिर सैन्य सेवा ना कर ली। और जब उसने आइलैंड या फिर द्वीप को छोड़ा, जो कि उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं छोड़ा था, किंग विक्टर इमैनुअल की नेवी या फिर जल सेना में नौकरी करने के लिए या फिर जहाज़ का कर्मचारी बनने के लिए, यहाँ पे सेलर वर्ड का यूज़ हो, तो वो बच्चे की तरह रोया। सेल्वेटर हमेशा फ्री रहता था। एक इंसान जो दूसरों की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, वो कितना फ्री रहता होगा हम समझ सकते हैं। वैसे ही सेल्वेटर उतने ही फ्री रहने वाला व्यक्ति, जब उसको ये नौकरी वोकरी करनी पड़े तो समझ सकते हैं हम कि कितना कठिन काम होगा उसके लिए। लेकिन इससे भी कठिन था कि अंगूर की बेलों के बीच छोटी सफ़ेद कुटिया की जगह अजनबियों के साथ युद्ध के जहाज में रहना। और जबकि उसे आदत थी शांत रास्तों, पहाड़ों और समुद्र की, लेकिन किनारे पर पहुंचकर शोर वाले, फ्रेंड से विहीन, यानी कि जहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं थे, भीड़ वाले रास्ते पार करना उसके लिए डरावना था ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस या अनुभव। राइटर कहते हैं कि वो मानते हैं कि उसे कभी नहीं लगा होगा कि इस्किया नाम का जो एक वॉल्केनिक आइलैंड था, जिसे वो हर शाम देखता था सूर्यास्त के समय, जो परी एवं जादुई शक्तियों के जैसा द्वीप लगता था। किस लिए देखता था वो उसको? ये देखने के लिए कि अगले दिन मौसम कैसा होगा। तो पहला तो वो वॉल्केनिक आइलैंड, और दूसरा एक वॉल्केनो जिसका नाम वेसुवियस था। उसे कभी नहीं लगा होगा कि ये दोनों से उसका कोई लेना देना था। अब जो वॉल्केनो था वो वेसुवियस, वो प्रातःकाल के समय कैसा चमकता था? मोती के जैसा। उसे कभी नहीं लगा होगा कि ये दोनों, वो वॉल्केनिक आइलैंड और वो वॉल्केनो वेसुवियस से उसका कोई लेना देना था। लेकिन जब इनका उसकी नज़रों के सामने आना बंद हो गया ना, तब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैरों की तरह ये भी उसके हिस्से थे। वह बुरी तरह से घर से दूर रहने के कारण उदास था, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन था उस लड़की से दूर रहना जिसे वो अपने प्रेम के वश में हुए युवा हृदय से प्यार करता था, दिल से, है ना। तो उसने क्या किया कि उसने उसको बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में, लंबे गलत स्पेलिंग वाले अक्षरों में, जिनमें वो बताता उसको कि वो कैसे लगातार उसके बारे में सोचता रहता है, वो कितनी ज़्यादा इच्छा रखता है वापस आने की, वो यहाँ वहाँ भेजा गया। स्पीजिया नाम, वेनिस, बारी और फाइनली चाइना में जाकर उसको एक रहस्यमयी बीमारी हो गई जिसने उसको महीनों हॉस्पिटल में रहने पर मजबूर कर दिया। उसने उसको सहन किया, चुपचाप, समझने में असमर्थ, धैर्य के रूप में के द्वारा। जब उसे पता चला कि वो एक गठिया क्या होता है? पेन इन मसल्स एंड बोन्स ज्वाइन विथ वन अनदर। जॉइंट, तो जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दर्द होने लगता है, मसल और बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर दर्द होने लगता है। ये र्यूमेटिज्म या फिर गठिया होता है। जब उसको पता लगा कि ये गठिया का एक प्रकार है जिसने कि उसे अब बाकी की सेवा जो मिलिट्री में थी उसे करने में उसे इनकेपेबल बना दिया है, असमर्थ कर दिया है, तो भैया उसका तो दिल जो था वो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब वो वापस घर जा सकता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, और उसने सुना ही, एक तरीके से सुनकर अनसुना कर दिया था। उसने हार्डली सुना था ये कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो फिर से कभी काफ़ी ठीक नहीं होगा, उसे किस बात की परवाह थी जब वो घर वापस जा रहा था। और वहाँ जाकर वो उस लड़की से मिलेगा
जो कि उसका इंतज़ार कर रही है। जब वो नाव में अंदर चढ़ा ना, जो कि नेपल्स से आने वाले भाप से चलने वाले जहाज़ से मिली है ना, और वो जहाज़ तट पर आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी और माँ, एक प्लेटफॉर्म होता है लकड़ी का बना हुआ जिससे कि नाव वगैरह और बांधी जाती हैं ताकि वो आगे पानी में न निकल जाए, वो पानी में ही होता है। तो उसने वहाँ पर देखा कि उसके पिताजी, उसकी माँ खड़ी हुई हैं और उसके 2 भाई खड़े हुए हैं। वही 2 भाई जिनको वो ऐसे, जिनकी वो केयर करता था एक आया की तरह, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं। और उसने उन सब लोगों की तरफ हाथ हिलाया। उसकी आंखें खोज रही थीं उस भीड़ के बीच में जो कि वहाँ इंतज़ार कर रही थी उस लड़की को। वो उसे नहीं देख पाया। अब क्या हुआ, देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ किसिंग। वहाँ पर अत्यधिक अभिवादन जो वगैरह है वो हुए उससे, लोगों से। उसने पूछा कि वो लड़की कहाँ है। उसकी माँ ने कहा कि उन्हें नहीं पता, उन्होंने उसको 2-3 हफ्तों से नहीं देखा। तो शाम को जब चंद्रमा चमक रहा था शांत समुद्र में और नेपल्स जो वो जगह थी वो चमक रही थी, उसकी लाइट्स रास्ते में, तो वो ग्रैंड मैरीना उसके घर पहुंचा। वो घर की दहलीज या फिर डोर स्टेप पर बैठी हुई थी अपनी माँ के साथ। सेल्वेटोर थोड़ा शर्माया हुआ था क्योंकि उसने उसे इतने दिनों से नहीं देखा था। उसने पूछा कि क्या उसको उसका पत्र नहीं मिला, लेटर नहीं मिला जो कि उसने उसे लिखा था ये बताने के लिए कि वो घर आ रहा है। हाँ, उन्हें मिल गया था वो लेटर और किसी दूसरे उस द्वीप के लड़कों के द्वारा उन्हें पता भी चल गया था कि वो बीमार है। हाँ, इसीलिए वो वापस आया है। तो क्या ये एक सौभाग्य की बात नहीं है, लक की बात नहीं है? लेकिन उन लोगों को ये भी पता चल गया था, ये भी उन्होंने सुना था कि वो कभी फिर से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने बहुत सारी मान्यताओं के बारे में बात की थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अब वो घर वापस आ गया है तो अब वो ठीक हो जाएगा। वो थोड़े टाइम के लिए रुके और माँ ने लड़की को अपनी कोहनी से धक्का दिया वहीं के वहीं थोड़ा सा। तो उस लड़की ने उस सिचुएशन को नरम करने की तो कोशिश नहीं की और उसने सीधा बोल दिया बड़ी स्पष्टता और मुँह फटता के साथ कि अब वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो कि एक आम इंसान की तरह काम करने के लायक शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने अपना निश्चय कर लिया था, माँ ने, पिता ने और उस लड़की ने, कि पिता जो हैं वो कभी भी स्वीकृति ना दें। जब सेल्वेटोर घर वापस गया तो उसे पता चला कि उन सबको पता था और उस लड़की के पिताजी पहले ही आकर के उन लोगों को बता गए थे कि उस लड़की के घर वालों ने क्या डिसाइड किया है, क्या निर्णय लिया है। लेकिन सेल्वेटोर के घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से सेल्वेटोर को ये सब कुछ बता पाते। सेल्वेटोर अपनी माँ के से लिपट कर खूब रोया। वो बुरी तरीके से उदास था, नाखुश था, लेकिन उसने उस लड़की को दोषी नहीं ठहराया। एक मछुआरे का जीवन कठिन होता है और उसमें शक्ति और सहनशीलता की आवश्यकता होती है।
वो बहुत अच्छे से जान सकता था कि एक लड़की अपनी हानि नहीं सहन कर सकती एक ऐसे व्यक्ति को का समर्थन करके जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करके जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसकी स्माइल बहुत ही उदास थी और उसकी आंखें में एक ऐसा लुक था, एक ऐसा भाव था कि जैसे कि एक कुत्ते की आंखों में हो जिसको मारा गया हो। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, यानी कि वो सब कुछ सहन कर गया और वो उदास होते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। उसने एक भी बुरा शब्द नहीं कहा उस लड़की के लिए जिसको वो इतने अच्छे से इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद कुछ महीनों बाद जब वो सामान्य दिनचर्या उसकी हो गई, सेटल हो गया अच्छे से, अपने पिताजी के अंगूर के बगीचे में काम करते हुए और फिशिंग करते हुए, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि एक युवा लड़की है गांव में जो कि उससे शादी करना चाहती है जिसका नाम एसेंटा है। तो उसने सीधा कहा कि शी इज़ एज अगली एज डेविल, वो शैतान की तरह बदसूरत है। वो उससे उम्र में बड़ी थी, 24-25 साल की थी और उसकी पहले ही एक ऐसे व्यक्ति से सगाई हो चुकी थी जो कि अफ्रीका में मिलिट्री की नौकरी करते हुए मारा गया था, शहीद हो गया था। उसके पास, उस लड़की के पास थोड़ा सा पैसा था उसका खुद का, और अगर सेल्वेटोर उससे शादी कर लेगा तो वो उसके लिए एक नाव खरीद देगी और वो एक अंगूर का बगीचा भी ले पाएंगे जो कि उस समय पर उसका कोई जोतदार, वो जोतने वाला वगैरह कोई नहीं था उसका, उस बगीचे का खाली पड़ा था वो। उसकी माँ ने उससे कहा कि एसेंटा ने उसको त्योहार पर देखा था और उसके साथ वो प्रेम में पड़ गई थी। सेल्वेटोर बड़ी प्यारे तरीके से मुस्कुराया और उसने कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। अगले संडे को बिल्कुल काले कपड़ों में, जिसमें कि वो इतना बेकार लग रहा था जैसे कि एक फटी पुरानी शर्ट और पैंट में जो रोज़ का होता है उसमें, तो वो ऊपर ऊंचे हिस्से पर गया पेरिश चर्च के, और उसने अपने आप को ऐसी जगह पर स्थापित किया जहाँ से कि वो उस लड़की की, एसेंटा जो थी, उसको ठीक से देख सके। जब वो वापस आया वहाँ से तो उसने अपनी माँ से हाँ कर दिया कि ठीक है, वो शादी के लिए तैयार है। उनकी शादी हो गई। वो एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर में, जो कि अंगूर के बगीचा आकर्षक था काफ़ी, उसके बीच में रहने लगे। सेल्वेटोर अब एक बड़ा और महान, ताकतवर, लंबा चौड़ा व्यक्ति हो गया, लेकिन अब भी उसकी मुस्कान उतनी ही निष्कपट और सरल थी, उसकी आँखें उतनी ही फ्रेंडली और दयालु थी, काइंड थी, जैसे जितनी कि जब वो बच्चा था तब थी। उसके बहुत प्यारी तो आदतें थीं, जैसा कि राइटर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। एसेंटा एक अनाकर्षक चेहरे वाली स्त्री थी, ज़्यादा कोई आकर्षक नहीं था उसका चेहरा। कुछ ही उसके फीचर्स थे उसके चेहरे के, कुछ ही विशेषताएं थी। वो अपनी, उसकी उम्र क्योंकि सेल्वेटर से ज़्यादा थी तो वो बड़ी भी लगती थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था और वो मूर्ख नहीं थी। और वो जो समर्पण की मुस्कुराहट उसको देती थी ना सेल्वेटोर को, जब सेल्वेटोर काफ़ी रौबदार बनता था, तो उसकी प्यारी स्वीटनेस से वो कभी भी अनछुई नहीं रहती थी सेल्वेटोर की। लेकिन उसको तब अच्छा नहीं लगता था, वो सहन नहीं कर पाती थी जब उस लड़की के बारे में बात होती थी जिसने कि सेल्वेटोर को त्याग दिया था। और भले ही सेल्वेटोर
आपत्तिजनक मुस्कान देते हुए उसको रोकता था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए बुरे ही शब्द बोलती थी एसेंटा उस लड़की के लिए। और अभी उनके बच्चे हो चुके थे। ये काफ़ी कठिन जीवन था। पूरे के पूरे मछली पकड़ने बेचने का जो पूरा का पूरा सिलसिला है, उसमें वो शाम के समय अपनी नाव में जाता अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ने के लिए, और 6-7 मील वो निकल जाता। और कटल फिश जो होती है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, उससे काफ़ी लाभ होता है। उसको वो पकड़ते हुए रात बिता देता पूरी। फिर वापस आता वो उनको बेचने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, टाइम रहते हुए, ख़राब होने से पहले पहले नेपल्स में ले जाकर उनको बेचता। फिर जब वो ये सब नहीं कर रहा होता था तो वो अपने अंगूर के बगीचे में काम कर रहा होता था, प्रातः काल से लेकर के जब तक कि वो इतनी गर्मी नहीं हो जाती कि उसको बिल्कुल रेस्ट करना पड़ जाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ही जैसे ही ठंडा होता था और वो शाम तक फिर से काम करता रहता था। उसका जो गठिया था वो उसे कई बार रोक देता था कुछ भी करने से, मतलब वो कुछ नहीं कर पाता था। तब फिर वो समुद्र के किनारे लेट जाता था सिगरेट पीते हुए, और सबके लिए एक सुहाना शब्द कहते हुए कि संसार का भला हो, इस तरीके का। भले ही उसके खुद के हाथ पैरों में उस वक्त भयंकर दर्द हो रहा होता था। जो भी विदेशी लोग आते थे और वो नहाने के लिए समुद्र के किनारे, वो उसको इस तरीके से देख करके कहते थे कि इटली के जो ये फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, ये लेज़ी होते हैं। दीज इटालियन फिशरमैन वर लेज़ी डेविल्स। कभी कभी वो क्या करता था कि अपने बच्चों को नहलाने के लिए लाता था। वे दोनों ही लड़के थे, और इस समय बड़े की उम्र 3 साल की थी और छोटा 2 साल से कम का था। वे पसर जाते थे पानी के किनारे बिल्कुल नंगे, और सेल्वेटोर जो है वो पत्थर पर खड़े होकर दोनों को पानी में डुबाता नहलाने के लिए। जो बड़ा वाला था वो तो सहनशीलता, आत्मसंयम से सहन कर लेता था इस चीज़ को, लेकिन छोटा वाला बड़े ही ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता जब वो पानी में डाला जाता, तो जैसे कि बच्चे करते हैं आमतौर पर। सेल्वेटोर के बहुत ही बड़े बड़े हाथ थे, जैसे कि भेड़ या बकरी के मांस की तरह, और बहुत ही कठिन परिश्रम से वो कठोर हो चुके थे और खुरदरे हो चुके थे। लेकिन जब वो दोनों बच्चों को नहलाता तो उनको इतने मुलायम तरीके से पकड़ता था, इतनी कोमलता के साथ पकड़ता था, बड़े नाजुक तरीके से उनकी देखभाल करते हुए। राइटर कहते हैं कि अगर राइटर से पूछा जाए तो वो बच्चे फूल की तरह थे। वो बगैर कपड़े पहने हुए बच्चे को अपने हाथ पर बैठा था और उसको पकड़ता, उसकी छोटे जो उसकी साइज़ था उस पर थोड़ा सा हंसता हुआ, और उसकी जो हंसी थी वो एक फरिश्ते की तरह थी। उसकी आँखें जो थी वो बिल्कुल बच्चों की तरह स्पष्टवादी थीं, कपट भरी नहीं थी। यानी कि पता चल जाता था कि वो इस समय क्या सोच रहा है उसकी आँखों को देख करके। अब इस वाले पैराग्राफ में वो थर्ड पार्ट आता है इसका, कि फ्लैशबैक के बाद जो फिर से स्टार्टिंग पर जा कर के स्टोरी को जोड़ा जाता है। अब राइटर बताते हैं कि जो उन्होंने वो लाइन बोली थी कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब था। तो वो कहते हैं कि मैंने ये कहकर ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने क्या करने की कोशिश की थी। वो कहते हैं कि वो ये जानना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि क्या वो हमारा यानी कि रीडर का अटेंशन यानी कि ध्यान कुछ पेज के लिए खींच सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति
का चित्रण करके, जो कि एक आम मछुआरा है जिसने के पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, केवल एक विशेषता के सिवाय, और वो विशेषता काफ़ी दुर्लभ है, रेयर है, रेयरेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है और बहुत ही प्यारी है, जो कि किसी के भी पास होगी इस दुनिया में। इतनी प्यारी, इतनी नहीं होगी उनको लगता है। वो कहते हैं कि भगवान को ही पता होगा कि क्यों इतने विचित्र ढंग से और अप्रत्याशित रूप से सेल्वेटर के ही पास वो थी। वो कहते हैं कि उन्हें केवल इतना पता है कि वो उसमें एक रोशनी की तरह चमकती थी, और वो कहते हैं कि अगर अभी तक आप नहीं समझे हों तो वो आप हमको बताएंगे कि वो क्वालिटी क्या है। और वो कहते हैं कि गुडनेस, अच्छाई, केवल अच्छाई ही वह क्वालिटी है। थैंक यू हैकर CIC family. This was the Salvatore story. Now you can tell me in the comments your feedback, and was it really helpful for you, and what are the points where I can really help you in the next story or in this one itself. Thank you.